अच्छा ख़वातीन हज़रात, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये जो दास्तान मैं सुना रहा हूँ आज से तकरीबन 78 ईयर्स पेशतर की। मैं 6 साल का था, हार्डली 5-6 बरस का, इसलिए मेरे जो विजुअल हैं, जो मेरी याददाश्तें हैं, वो एक बच्चे की हैं। चुनांचे जब हम पहुँचते हैं श्रीनगर तो वहाँ पे डल लेक मैंने देखी, और मैंने इतना ज़्यादा पानी पहले कभी नहीं देखा था। एक बच्चा जो पंजाब से जाता है, कुएँ वगैरह हैं, नहरें हैं, लेकिन इतना वो मेरी समझ में नहीं आया कि ये पानी कहाँ से आया है। तो उस डल लेक के किनारे एक होटल था जिसका नाम था पंजाब मुस्लिम होटल, और वहाँ पे वालिद साहब वहीं ठहरा करते थे, और उसकी खुसूसियत ये थी कि वहाँ लस्सी भी मिलती थी। तो वहीं पे हमने क़याम किया किबला मामू जान के साथ, और किबला मामू जान का लस्सी के बगैर नाश्ता मुकम्मल ही नहीं होता। तो हमारे क़याम का जो पहला दिन था, ऑब्वियसली क्योंकि हमारा फार्म था, तो हम फार्म पे गए, और फार्म भी झील डल के किनारे था, और वो हमारी अपनी मलकियत नहीं थी, ये मैं बताता चलो। वो ठेके पे ज़मीन ली थी वालिद साहब ने, और वहाँ पे फूलों के बीज वो तैयार करते थे। तो जो पहली झलक थी उस फार्म की, दैट वाज अमेजिंग, क्योंकि उसमें डेलिया के फूल लगे हुए थे, सिर्फ डेलिया के। और पता नहीं वो मैं छोटा सा था, तो मुझे तो मतलब यूँ करके देखना पड़ता था, और मुझे लगता था कि ये उफक तक डेलिया के फूल हैं और मुख्तलिफ रंगों के हैं, और नाकाबिले यकीन हद तक वो बड़े थे, इतने, विदाउट मतलब ये मुबालगा नहीं मैं कर रहा, इतने इतने बड़े डेलिया थे। और जो सफ़ेद डेलिया थे, ये ज़रख़ेज़ी थी कश्मीर की वादी की, वो मैं बयान कर रहा हूँ। और वो जो सफ़ेद रंग के डेलिया थे, आपको पता है कि उनके पत्ते होते हैं बारीक, तो गुमान ये होता था कि रशियन पूडल है, तो अभी इनकी छोटी सी नाक बरामद होगी और ये भों भों करना शुरू कर देंगे। तो हम गए, वहाँ पे जो कमरा था मैनेजर का, हिंदू मैनेजर था, वो इंचार्ज था, ज़ाहिर है उसने बहुत आओ भगत की, हमें कश्मीरी चाय पिलाई। और ये भी मुझे याद है कि वो ख़ास तौर पे गया और वहाँ से डेलिए के 3 फूल लेके आया, और ये वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था, और वहाँ बहुत बड़ा गुलदान था, उसमें उसने 3 फूल डाले, और कहने लगा कि बच्चे क्या इसमें एक और फूल डाला जा सकता है, और वहाँ गुंजाइश नहीं थी। 3 फूलों से वो बहुत बड़ा जो था गुलदान वो भर गया। अच्छा, अब ये बातों में महव है, और मैं चलता चलता डेली एक खेत में चला गया, ज़ाहिर है, और मैं वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे आज तक वो जो रंग हैं वो लगता था कि किसी ख्वाब में मैं मुब्तला हूँ, और रंगों की पिचकारियाँ चल रही हैं, और वो फूल जो है मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो इतने इतने बड़े थे कि मेरा सर भी उतना ही होता होगा एट दैट टाइम, यू नो। चुनाचे मैं काफ़ी देर उसमें घूमता रहा, बिलाखिर मामू जान किबला मुझे तलाश करते हुए आए, और थोड़ी सी गोशमाली उन्होंने मुनासिब कर दी, और फिर हम वापस गए। दूसरा जो ख्वाबनाक मंज़र मुझे याद है वो झील डल का है। एक शिकारा उसमें जा रहा, और शिकारे के आगे मामू जान अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, और जो पीछे नोक होती है वहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, और झील डल जो है उसमें कमल खिले हुए हैं, और कमल के पत्ते बिला मुबालगा छाजों जितने, इतने बड़े बड़े, और उन पे जो शिकारा गुज़रने से जो पानी छलकता है, वो जब उनके ऊपर उन छाजों पर जाता था तो सूरज की रोशनी में वो लगता था कि जैसे बहुत सारे मोती बिखर गए हैं। तो मैं वो देख रहा था, और उस नोक के पीछे पीछे सैकड़ों की तादाद में सुर्ख मछलियाँ चली आ रही। वो कैसे चली आ रही? वहाँ पे आम बहुत कसरत से मिलते थे, बहुत शौक़ से खाते थे, और यहीं इधर से ही जाते थे, मतलब तब हिंदुस्तान से जाते हैं, पंजाब से या जहाँ से भी। तो मामू जान आमों की एक टोकरी ले गए, 3-4 मुझे भी दे दिए। तो जब मैं आम खाता था तो उसकी गुठली में फेंक देता था उसमें झील डल में। वो उस गुठली के लिए वो सुर्ख मछलियाँ आती थी, और सैकड़ों की तादाद में थी, गौल के गौल चले आ रहे। मुझे नहीं मालूम कि अब डल झील जो है वो हो सकता है पोल्यूटेड हो गई होगी, वो मछलियाँ ना रह गई हों। 78 ईयर्स की बात। अगर कोई बंदा झील डल के किनारे झील को देख रहा है और उसने हमारा प्रोग्राम देखा है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि उसमें अब मछलियाँ हैं या नहीं। और इसी सैर के दौरान एक सानेहा वजूद में आने लगा था, और अगर वो सानेहा मुकम्मल हो जाता तो मैं झील डल में दफन होता, आज से 78 ईयर्स बैक। हुआ ये कि जिस तरह हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि जब वो फूल देखता है
तो उसको ये तमीज़ नहीं होती कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, वो उसे पसंद आता कोई फूल तो वो तोड़ना चाहता। चुनांचे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वो जो कमल के इतने बड़े बड़े फूल थे सफ़ेद और पिंक रंग के, उनमें से एक को तोड़ लूँ। तो जब वो शिकारा यूँ सरक रहा था तो एक फूल आया इधर से, मुराद ये करीब, तो मैंने हाथ बढ़ा के उसको पकड़ा। अब मैं उसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ तो डंठल इतना स्ट्रांग है कि मैं तोड़ नहीं सकता। मैंने पकड़े रखा उसे, और कुछ देर बाद आफ्टर अबाउट 5 सेकंड्स मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा एंड आई ऑलमोस्ट फेल इन द लेक। मामू जान भागते हुए आए, उन्होंने आवाज़ सुनी और मैं आई वॉज ऑलमोस्ट इन द लेक, मेरे मतलब टांगें उसमें थी और बड़ी मुश्किल से मैं बचा। तो उनके दोस्त जो कश्मीरी थे उन्होंने कहा बेटे इस तरह नहीं करते, और उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। वजह ये है कि ये जितने भी कमल हैं इन सब की जड़ें झील की तह में हैं, ये ऊपर नहीं तैर रहे, मेरा तो ख्याल था ऊपर ही तैर रहे हैं, और इनकी जड़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं। जब तुमने उसको फूल को पकड़ा है यूँ करके तो पहले उसकी जो पूरा तना है वो सीधा होता गया थोड़ी देर, और जब आखिरी लम्हों पे पहुंचा तो झटका इसलिए लगा कि नीचे से वो उखड़ा नहीं। तब मैंने सबक सीख लिया, और उसके बाद सादों के और मरीज़ के करीब तालाब हुआ करते थे, वहाँ भी कमल खिलते थे। मैंने उन कमलों को भी हाथ नहीं लगाया कि कोई पता नहीं कि इनकी तह भी कहीं बहुत दूर हो और मैं झटके से उसमें ना जा पड़ूं। ये अच्छा, एक और जो विजुअल मुझे याद है, हल्का सा धुंधला सा, कि झील डल के किनारे आगे पहाड़ों के ऊपर एक बहुत ही शानदार इमारत थी, और कहा गया कि ये महाराजा कश्मीर का महल है। और महाराजा कश्मीर जो है वो ज़्यादातर आबादी में इधर आना पसंद नहीं करता, यानी अपनी वो बादशाहत में मगन है, उनको आवाम की कोई परवाह नहीं। जैसा पिछले प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि डोगरा फौज को हुक्म था, इनके पास बार बरदारी के जो जानवर थे उनमें खच्चर थे और कश्मीरी थे। कश्मीरी वर कंसिडर्ड बार बरदारी के जानवर, लेकिन खच्चर सुपीरियर इसलिए थे कि हुक्म था कि अगर कोई खच्चर बीमार हो जाता है तो उसको डंगर डॉक्टर जो है उसका इलाज करेगा, अगर कश्मीरी बीमार हो जाता है तो उसे उठा के उसमें फेंक दे जो नीचे दरिया बह रहा है। ये कश्मीरियों का हाल। अच्छा, झील डल की एक और याद मेरे जहन में एकदम अभी आई है, वो ये है कि एक आबशार है, झरना सा ऊपर से गिर रहा है, शायद वो झेलम रिवर है, मुझे कुछ इल्म नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। और वो जो आबशार सी है उसके शिकारा ख़ास तौर पर उसके नज़दीक गया तो हमने देखा कि वहाँ मछलियाँ जो हैं वो पानी के बहाव के अगेंस्ट जा रही हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं और कुछ ऊपर चली जाती हैं। पता नहीं वो ट्राउट थी या क्या थी, उसके बारे में भी मुझे इल्म नहीं कि अब वो जगह एग्जिस्ट करती है। इसी तरह हम नेक्स्ट डे शालीमार देखने गए, और शालीमार जाहिर है कि डल झील के किनारे था, और मैं ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ उससे क्योंकि मैंने लाहौर का शालीमार देख चुका था। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि लाहौर का शालीमार कश्मीर का या श्रीनगर का जो शालीमार है उसके पैटर्न पे बनाया गया था, क्योंकि वो पहाड़ी पे है और दर्जा बदर्जा आबशारें और सारे फव्वारे वो नीचे आते जाते हैं, यहाँ तक कि डल झील जो है वहाँ तक जाते हैं। तो लाहौर का शालीमार भी इसी लिए तख्तों में बनाया गया, क्योंकि जो मुग़ल थे वो जहाँ भी जाते थे तो वो ख्वाब कश्मीर के ही देखते थे। तो उसके ऊपर एक परी महल था जो बहुत खूबसूरत था। अच्छा, एक रोज़ किबला मामू जान अपने किसी दोस्त के साथ गुलमर्ग चले गए, वो पता नहीं क्यों मुझे लेके नहीं गए, उन्होंने मुझे कमरे में कहा कि कमरे से बाहर नहीं निकलना। अच्छा, ये मेरा पहला तजर्बा था कि किसी होटल में ठहरा हूँ, और उसमें सबसे फैसिनेटिंग बात ये थी कि वहाँ पे एक घंटी लगी हुई थी, बटन था, वो मैं दबाता था तो एक बावर्दी कश्मीरी जो वेटर है आगे कहता था, यूँ करके कहता था यस मास्टर,
ब्रिटिश ज़माने से तो मास्टर वो छोटे बच्चे को कहते होंगे यस, अच्छा मैं बड़ा खुश होता था, फरमाइए, मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने घंटी बजाई। चुनाचे वो मैं सारा दिन घंटियाँ बजाता रहा और वो यस मास्टर करता रहा। एक और बात, उस कमरे की भी ये खसूसियत थी कि नीचे तो लस्सी वगैरह थी, खाने वगैरह थी, उसकी खिड़की जो थी वो झील डल पे ही खुलती थी। श्रीनगर से बाहर जो पहला गांव मैंने देखा या शहर देखा वो था चंदनवाड़ी, मेरे ख्याल उसको चंदनवाड़ी भी कहते हैं। और वहाँ मुझे गांव वगैरह कुछ याद नहीं, मुझे सिर्फ ये याद है कि वहाँ पे हमारे को कारोबारी जो थे कनेक्शन, एक हिंदू पंडित थे, हम उनसे मिलने गए थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था अपने घर क़याम करने के लिए। और मुझे उनके घर की गैलरी याद है और उसमें बादल आते थे, जिस तरह मरी में नहीं किसी ज़माने में आया करते थे, अब भी आया करते होंगे, लेकिन उनका पूरा घर जो था वो लकड़ी का बना हुआ और बड़ी खूबसूरत तराशा हुआ था। यानी कोई चीज़ मुझे तब की, मतलब बचपन था, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई ईंट पत्थर, और फर्श भी उसके थे, लकड़ी के थे। तो हम गैलरी में बैठ जाया करते थे और सुबह सवेरे जब पराठे वो बनाए जाते थे तो मैं बता नहीं सकता कि पराठों की जो खुशबू है, पराठे वैसे भी पहाड़ी मकाम पे या पशु में हों या कहीं और हों वहाँ भी मज़ा देते हैं, लेकिन अगर कश्मीर हो और चंदनवाड़ी हो और चंदनवाड़ी का वो घर हो और उसमें लकड़ी की भी खुशबू हो और बाहर जो बहुत बड़ा एक अखरोट है उसकी भी खुशबू शामिल हो तो वो कुछ और ही किस्म की चीज़ हो जाती है, पराठा नहीं रहता। तो अखरोट के जो मैंने तज़किरा किया है तो वहाँ दरख्त थे अखरोट के, उनके सेंध तो नहीं है, उनका मतलब खुला इलाका था, वहाँ पे अखरोट का एक दरख्त था। सुबह सवेरे मैं बेदार होके मैं जाता और वो अखरोट के दरख्त पर चढ़ के ऐसे ही मस्तियाँ करता जिस तरह बच्चे करते हैं। तो मुझे मामू जान ने देख लिया और उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि बेटे इस तरह नहीं चढ़ना, गिर जाओगे वगैरह वगैरह, जिस तरह बुजुर्ग आपको डांटते हैं। अच्छा, मेरा पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि कहते हैं ना कि बंदर के साथ कोई सिलसिला है, वो इंसानों में भी वो चला आया, दरख्त देख के ना तो जी चाहता कि इसके ऊपर चढ़ जाए। तो बाहर दौर वो अगले रोज़ भी मैं चोरी छुपे उस दरख्त पे चढ़ गया और मैंने पहली मरतबा नोट किया कि वहाँ पे अखरोट लगे हुए हैं। अब मैंने ज़िंदगी में अखरोट देखे ही नहीं थे, ब्राउन देखे थे जो कश्मीर से लाहौर जाते थे, लेकिन ये ग्रीन अखरोट थे। तो अब ग्रीन अखरोट को मैंने तोड़ा और उसको छीला तो उसमें उसकी गिरी मौजूद थी और वो ताज़ा गिरी थी, सफ़ेद रंग की। तो मैंने गिरी चखी तो उसका जायका बड़ा ज़बरदस्त था। चुनाचे मैंने को 5-6 अखरोटों की गिरियाँ खाईं और मैं वापस आ गया। मामू जान उस वक्त पराठा नोश कर रहे थे, मुझे यूं करके देखा उन्होंने तो कहने लगे कि इधर आओ। मैं पास चला गया, कहने लगे आज फिर अखरोट के दरख्त पे चढ़े थे। मैंने कहा जी नहीं। उन्होंने एक अदद झांपड़, मतलब बहुत ज़ोर से नहीं क्योंकि वो लाला जी भी सामने थे, तो उन्होंने रिसीव किया, चढ़े थे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको इतने तयक्कन से ही कैसे कह सकते हैं कि मैं उस अखरोट पर चढ़ा था। वो मुझे ले गए, आईने के सामने खड़ा किया, कहते देखो। और मेरे ख़वातीनों के साथ ये जो लब थे ना सारे, वो सुर्ख हो रहे, क्योंकि कच्चा अखरोट खाने से उसका सारा जो है दंदासा कह ले जाए, उसका सुर्ख रंग वो चढ़ जाता है। और इसीलिए जो शक है जो लड़कियां अपने हार श्रृंगार के लिए मलती हैं वो अखरोट की छाल का होता है, कीकर का भी हो सकता है लेकिन सुपीरियर अखरोट की छाल का होता है। और उसी के हवाले से कहा गया था कि दमड़ी दा सक मल के मुंडा मोह लिया तो इतना वाला। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कश्मीरी शायरी के हवाले से हुब्बा खातून के बारे में तफसील से आपको बताया था और मैंने इस हैरत का भी इज़हार किया था कि वो सन 1500 कुछ में पैदा हुई थी। तो क्या तब कश्मीरी ज़ुबान इतनी एडवांस और इतनी मैच्योर थी, और उसकी शायरी के कुछ हवाले भी मैंने दिए थे। मैं हैरान रह गया, क्योंकि किसी भी ज़ुबान को अगर परखना हो कोई ये कितनी पुरानी है या कितनी मैच्योर है तो आप उसकी पुरानी शायरी देखें, अगर वो आपकी समझ में आ रही है तो समझें कि ये एक पुख्ता ज़ुबान है। लेकिन जब मैंने बहुत तफसील से कश्मीर की उतनी ही फेमस, बल्कि हुब्बा खातून से ज़्यादा फेमस एक खातून शायरा लिल्ला आरिफा के बारे में पढ़ा
तो मैं मज़ीद हैरान हुआ कि वो तो 1300 कुछ में पैदा हुई थी। ये पैदा हुई हैं कुछ 1320, गांव समपुर है, वहाँ पे पैदा हुई हैं, और उनका नाम था पद्मावती, ये उनका नाम था। आरिफा, क्योंकि आप समझ लें कि वो जो पहुँचे हुए लोग हैं उनको आरिफ कहते हैं, लेकिन वो हिंदू थी। और मुझे जब भी मैंने इनका कलाम पढ़ा है, अब तफसील से पढ़ा है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कश्मीर के हवाले से जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, इसके हवाले से मेरी मालूमात में भी बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ। और मैं समझता हूँ कि इससे पेशतर थोड़ा सा मैं जाहिल था शायरी के बारे में, कि मैं लिल्ला आरफा को नहीं जानता था। और लिल्ला आरफा जो है एक ख़ास मुकाम पे उन्होंने त्याग दिया लिबास को, और तो फिर मुझे मंसूर का ख्याल आया, सरमद मंसूर का, क्योंकि सरमद मंसूर भी कपड़े नहीं पहनते थे। और उनकी एक रुबाई है फ़ारसी में जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐ सरमद तू लिबास क्यों नहीं पहनता, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई गुनाह ऐसे नहीं जिनको छुपाने के लिए मैं लिबास पहनूं। लिबास सिर्फ वही पहनते हैं जिन्होंने कुछ पोशीदा रखना होता है। तो लिल्ला के ऊपर भी एक मंजिल ऐसी ही आई। इसी तरह वो मेरी एक और फेवरेट शायरा कुज़वान की कुर्रतुल ऐन ताहिरा, जिस तरह वो निडर थीं, जिस तरह वो बेबाक थीं, और जिस तरह वो गुफ्तगू करती थीं, वो आपने पढ़ी होंगी, उनकी गज़लें भी बिहाई थीं। तो ये जो लिल्ला आरफा हैं, मुझे उनकी हम पल्ला नज़र आई, सरमद की और कुर्रतुल ऐन ताहिरा की। तो ये बात और एक हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, और कहते कि भाई इनकी सास बहुत सख्त थी। तो एक रोज़ पानी भरने को गई, तो उनके खामन को कहा सास ने, यानी अपने बेटे को, कि ये किसी को मिलने गई, शक करती थी उसके ऊपर। तो जब लिल्ला आ रही थी पानी भर के, मटका उसके सर पे था, तो कहा जाता है कि उसके खामन ने उसको पत्थर मार के उसका घड़ा तोड़ दिया। और ये रिवायतें इसी नौइयत की होती हैं, आप यकीन करें या ना करें, और वो आपके ऊपर कि आप क्या यकीन रखते हैं, ये अपने अपने अकीदे होते हैं। कि वो घड़ा तो टूट गया लेकिन पानी मौजूद रहा, और वो पानी घर ले आई। ये मतलब है कि एक उसके बारे में एक बहुत बड़ी रिवायत जो है। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ से फिर एक चश्मा फूटा, वो शायद अनंतनाग कहलाता है। तो अनंतनाग का चश्मा जो है वो लिल्ला आरफा की वजह से मशहूर हुआ। और बेसिकली ये शिविज़म कोई उनका अपना होगा, मुझे नहीं याद कि वो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। तो तर्जुमा उनके एक लिल्ला के, वो कहती है कि मैं आत्मा के रूबी बाग में चली गई, मुझे सरूर हासिल हुआ, वहाँ मैंने शिव और शक्ति को देखा, और मैंने वहीं की झील में अपने वजूद को हासिल कर लिया। मेरा कोई क्या कर सकता है, मैं जीते जी मर गई हूँ। यानी बुल्ले शाह भी कहता है कि बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पे आग कोई होर। और ये लिल्ला आरफा भी कहती है, और वो यही कहती है कि जिस्म फ़ानी है और रूह जो है लाफ़ानी है। तो वो कहती है कि मैंने गुरु से 1000 बार पूछा कि उसका नाम क्या है जिसको किसी नाम से नहीं पुकारा जाता। पूछते पूछते मैं थक गई, सच बताओ कुछ है भी है कि नहीं। ये शक की जो मंजिलें होती हैं ना, ये तमाम आरफीन के ऊपर आती हैं। और फिर उसके बाद वही उसका हाल हुआ। ज्ञान की बातें नहीं कहनी चाहिए, गधे को गुड़ खिलाने से अपना ही वक्त ज़ाया होगा। और रेतली ज़मीन में बीज ना डालिए, और ना भूसे की रुइयों पर तेल ज़ाया करना चाहिए था। चुनांचे वो एक शोले की तरह भड़की और हमेशा के लिए गायब हो गई। लिल्ला आरफा के बाद मैं फिर वापस जाता हूँ अपने बचपन में, जब मैं 6 बरस का था और मैं कश्मीर गया था। तो चलनवाड़ी के बाद हम गए पहलगाम। एक पहाड़ी थी, उसके ऊपर एक ब्रिटिश तर्ज का होटल था, राज भी उन्हीं का था। वहाँ पे हम ठहरे, और एक रोज़ घोड़ों पर सवार होकर एक एक्सपीडिशन कह लीजिए उसके ऊपर गए। और उसमें सबसे जो मुझे याद है चीज़, नुमायाँ नाकाबिल यकीन जो है, कि एक दरिया था, उसके ऊपर बर्फ़ का पुल था।
मालूम हुआ कि वो बर्फ़ सर्दियों में पड़ती है और गर्मियों में पिघलती नहीं। इट वॉज अमेजिंग। उसके बहुत अरसा बाद हेस्पर जब मैंने क्रॉस किया तो वहाँ मैंने एक छोटा सा बर्फ़ का पुल देखा, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक था और जिस तरह मैंने अबूर किया उसकी तफसील मैं यहाँ नहीं बता सकता। वो बर्फ़ का पुल अबूर करके हम एक जंगल में गए और जंगल के ऊपर, चोटी के ऊपर एक झोंपड़ा था और झोंपड़े के आगे एक बहुत बड़ा गड़ा था, यानी राउंड शेप का, एक स्टूडियो से भी बहुत बड़ा, और उसके अंदर झांकिए तो कुछ गूंज आती थी जैसे कोई है, था तो कोई नहीं है और नीचे दिखाई नहीं देता। तो उस बूढ़े का बयान था, वहाँ पे जो बूढ़ा रहता था, वो मुख्तलिफ आते थे टूरिस्ट, वो कहता था कभी यहाँ पे मेरा घर हुआ करता था और एक रात जब मैं सोया हुआ था अपने ख़ानदान समेत तो एक गड़गड़ाहट सी हुई तो मैंने खिड़की के बाहर देखा तो, और मैं दूसरी मंजिल पे था, और जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो मैंने देखा कि ज़मीन सरक रही है, यानी ऊपर उठ रही है और मकान नीचे सरक रहा है। तो मैं खिड़की से छलांग लगा के बाहर आ गया। ये कुछ 30 साल पहले की बात है और तब से मैं झोंपड़ी बना के बैठा हूँ। क्या पता मेरे बच्चे अंदर ज़िंदा हों और वो मुझे पुकारें, और अगर मैं चला जाऊँ तो फिर क्या होगा। तो मैं यहाँ बैठा हूँ। ख़वातीन साहब, तब तो मेरे जहन में यही आया कि ये ऐसे ही है कुछ सिलसिला, लेकिन बहुत बाद में मालूम हुआ कि एक थ्योरी है, एक फिनोमेना है सिंक होल्स का, यानी कहीं से भी ज़मीन नीचे हो जाती है, मतलब नरम हो जाती है और वो धड़ाम से वो पूरा इलाका या पूरा, और उन सिंक होल्स की आम तौर पर दायरे होते। तो ये सिंक होल मैंने देखा पहलगाम में, और वो जो आखिरी दिन था हमारा कश्मीर का, वो सबसे खूबसूरत दिन था, क्योंकि हमने एक हाउस बोट में क़याम किया। अच्छा, हाउस बोट अब भी बड़ी निराली चीज़ लगती है, बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ लगती है, लेकिन उन ज़मानों में तो क्या बात कि जी पानी के ऊपर घर है, पानी के ऊपर होटल है, और वो हाउस बोट जो थी वो बड़ी मुनक्कश थी, वो भी लकड़ी की बनी हुई थी। तो पता किया, मामू जान को भी नहीं पता था कि भाई ये हाउस बोट में क्यों लोग रहते। तो कहा गया कि एक्चुअली महाराजा की तरफ से इजाज़त नहीं थी कि कोई भी फॉरेनर यहाँ पे ज़मीन ले, ना वो ख़रीद सकता था, ना कोई बिल्डिंग बना सकता था। तो उसका हल अंग्रेज़ों ने यही तलाश किया कि हाउस बोट्स बनाई जाएँ और उन्हें झील डल में वहाँ पे मतलब पार्क कर दिया जाए, तो वो अब किसी की भी मलकियत नहीं है, तो वहाँ पे रह सकता है। मेरा ख्याल है कि महाराजा ने भी मंजूरी दे दी होगी। तो हम एक ही शब वहाँ पे हमने गुजारी, और अगली सुबह मुझे याद है कि मैं खिड़की में बैठा हुआ हूँ और बहुत ही मुनक्कश और बड़ी उसमें खुशबू थी, लकड़ी की, अखरोट की थी, क्या थी, कि मैंने देखा कि वो जो कमल के फूल हैं और कमल के जो पत्ते हैं उनमें एक वो किश्ती चली आ रही है और वो किश्ती फूलों से भरी हुई, और वो शख्स आता है और आके हमारी हाउस बोट के नीचे खड़ा होता है, और यकीनन वहाँ पे कोई रस्सी वगैरह बंधी हुई, मुझे नहीं पता, वो करता है तो ऊपर घंटियाँ बजती हैं एक दो, और वो फूल बेचने वाला है, आप उससे फूल ख़रीद सकते हैं। ये अनमुमकिन है कि उसकी बोट में हमारे फार्म के भी डलिया फूल हों। इसी तरह जितने भी लोग हैं, कभी कोई सब्ज़ी वाला आ जाता था, कभी कोई कावे वाला आ जाता, कभी कोई कपड़ा बेचने वाला, सब ये बोट्स के ऊपर इनकी जो है शॉप्स ये रवां थी और चले आते थे। और ये ख़रीदते किस तरह थे हाउस बोट्स वाले, कई होटलों के अलावा वैसे भी लोग रहते थे हाउस बोट्स में। जिस तरह हमारे अंदरून शहर में बीवियाँ जो हैं वो सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए ऊपर से एक छिक्कू सा नहीं लटका देती, और सब्ज़ी वाला उसमें सब्ज़ी रख देता है, ये पैसे रख देती हैं ऊपर के। तो इस किस्म का सिस्टम था। ये हमारा आखिरी दिन था कश्मीर में, जन्नत नज़ीर में, और अब तो वो ख्वाब सराब हुए। ऐसे ही इस प्रोग्राम की वजह से मैंने रिवाइव की अपनी यादें, और मैं थोड़ा सा उदास हो गया।